दोस्तों नमस्कार। बिहार गरीब जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार कतई गरीब नहीं है। चुनाव के वक्त जितना पैसा लुटाया जाता है और चुनाव के वक्त जितना पैसा राजनीतिक दलों या नेताओं के पास होता है, शायद इस देश के बड़े बड़े और नंबर 1 राज्य भी उसमें पिछड़ जाएं। तो क्या इस चुनाव में बिहार में बहुत सारा पैसा झोंकने की तैयारी है? 24 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार पहुंचेंगे। पंचायती राज दिवस है, उस दिन मधुबनी में रैली करेंगे और उसके बाद बिहार की राजनीतिक बिसात बीजेपी को किस तरीके से बिछानी है, इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बिहार का एक दूसरा हिस्सा महागठबंधन के हिस्से में जाता है, जिसमें तेजस्वी के सामने यह चुनाव शायद एक ऐसा चुनाव है जिसमें तेजस्वी को ही तय करना है कि बिहार में बीजेपी और नीतीश उसकी राजनीति की किताब कैसे बंद कर दी जाए। और पूरी व्यूहरचना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, तेजस्वी को करनी है। और सब कुछ तेजस्वी के हवाले कांग्रेस करने को तैयार है, इस शर्त के साथ कि तय कर लीजिए आप सत्ता में आएंगे, आप कहेंगे तो हम 70 सीटों पर नहीं और कम सीटों पर लड़ेंगे। हम सीटों को कम करेंगे और मैसेज बहुत साफ तौर पर देंगे। तेजस्वी उस राजनीति के धारा में बीजेपी के सामने खड़े हैं, जहां पर बिहार की जनता को तय करना है कि तेजस्वी को वो मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है या नहीं चाहती है। और शायद यह मैसेज बिहार के छत्रपों के भीतर भी है। छत्रप के तौर पर मुकेश सहनी और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, तीसरी तरफ चिराग पासवान, चौथी तरफ पशुपति पारस और पांचवी तरफ आप कुशवाहा का नाम ले सकते हैं या छिटपुट आपको जो भी नेता नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच एआईएम की भी भागीदारी बिहार की राजनीति में कितने होगी, इसको लेकर भी बिसात बिछ रही होगी। लेकिन इस पूरी बिसात के केंद्र में खड़ा कौन है? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार खामोश हैं, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार राजनीतिक शोर शराबे से दूर हैं। गाहे बगाहे उनका बेटा जरूर सामने आता है और कहता है पिताजी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, जो विकास हो रहा था वो विकास होता रहेगा। लेकिन बेटे को सामने रखकर जनता दल यूनाइटेड को एक साथ रखने की कोशिश वो कहीं टूट ना जाए। और ऐसे में दिल्ली में बैठी बीजेपी नेतृत्व की कवायद कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह कर रहे हैं। यानी असल सिपा सलार इस वक्त ललन सिंह ही हैं, जो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के उस रडार पर साथ चल पड़े हैं, जहां पर बिहार की बिसात कैसे बीजेपी को बिछानी है, यह तय ललन सिंह के मार्गदर्शन से होगा। क्या 3 बड़े रास्ते हैं और इन 3 बड़े रास्तों को लेकर 3 बड़ी खबरें भी हैं। पहली खबर, अभी चुनाव से पहले क्या वाकई बिहार की नौकरशाही, बिहार के नेता और मंत्री और बिहार के तमाम मंत्रालयों में पड़ा हुआ पैसा राजनीतिक तौर पर उपयोग में लाने की स्थिति में हर कोई इसलिए आ चुका है क्योंकि उसे पता है दोबारा सत्ता में लौटना मुश्किल है। इसीलिए सरकारी खजाने से प्रचार प्रसार का पैसा अलग अलग प्रचार के तहत पहली बार लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, पैसा ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में कलेक्टर और एसडीओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को कहा गया कि बकायदा गांव के हर टोले में जाकर तय कीजिए कि क्या वाकई नीतीश कुमार जिस विकास की धारा को लेकर बिहार में अपनी सफलता देख रहे हैं वो वहां तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसको अगर कम शब्दों में कहें तो पहली बार बिहार की नौकरशाही नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार में लगेगी और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। और तीसरी बड़ी बात, सब कुछ विपक्ष में तेजस्वी के हवाले है। इसीलिए तेजस्वी अब ये बोलने से चूक नहीं रहे हैं कि जाते जाते सरकारी खजाने को भी
खाली करने की मंशा मौजूदा सरकार की इसलिए आन पड़ी है क्योंकि कर्ज में डूबे हुए बिहार के बाद जो ब्याज दर भी लौटाना पड़ता है वो बढ़ते बढ़ते 32,000 करोड़ तक नई सरकार के सामने मुंह बाए खड़ा होगा। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में तो बिहार डूबा हुआ है। यानी आर्थिक परिस्थितियों को लेकर तेजस्वी अब ये मानकर क्या चल रहे हैं, वाकई उनकी राजनीति अब बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर बिहार की जनता के सामने रखेगी तो शायद वह मिथ टूट जाएगा कि बिहार में सिर्फ वोट जाति समीकरणों के आश्रय होता है। लेकिन अगला सवाल, इसमें सेंध कौन लगा रहा है? दिल्ली के इशारे पर क्या वाकई इस दौर में मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने का नारा उछाल रहे हैं? इस दौर में क्या वाकई चिराग पासवान को यह लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा से राजनीति में सक्रिय हो चले या बीजेपी उनके पीछे खड़ी है और बीजेपी चिराग पासवान के लिए कोई बिसात नहीं बिछा रही है, तो क्या उन्हें आने वाले वक्त में 5 बरस और इंतजार करना पड़ेगा और यह इंतजार उन्हें महंगा तो नहीं पड़ जाएगा? कमोवेश ऐसी ही स्थिति जीतन राम मांझी की है, जिनके भीतर यह भय चला चला कि दरअसल दलित वोट बैंक या दलितों के आश्रय जिस राजनीति को वो साधना चाहते हैं उसकी उम्र इसी वक्त है, और इस वक्त अगर उन्होंने सेंध नहीं लगाई यानी सही पाला नहीं चुना तो फिर बिहार के बाद यानी चुनाव के बाद उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। सब कुछ तेजस्वी की रणनीति और दिल्ली की बिसात पर जाकर टिक गया है, और शायद इसीलिए बातों की शुरुआत अगर की जाए तो इस बात से होनी ही चाहिए, एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं खजाना खाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम तो निकल पड़े हैं रथों पर सवार होकर बताने के लिए कि रास्ता बिहार का जाता किधर है। लगभग 600 रथ पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर लगभग 70,000 टोले और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ सीधा संवाद करने का काम करें। तो हम लोग संवाद के माध्यम से उनके समस्या, जो छूटे हुए समस्या, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। जो छूटे हुए संवाद के माध्यम से जो रिपोर्ट आएंगे, जो काम नहीं पूरे हो पाए उसको पूरा करना है। संवाद एक एक टोले में जाकर 70,000 टोले में जाकर सीधा संवाद करके हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स भी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक इस पूरे कार्यक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके माध्यम से सरकार में बैठे हुए हैं। अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। तो क्या तेजस्वी का मैसेज बहुत साफ है? सरकार जा रही है, हम आ रहे हैं, और सरकारी खजाने की लूट यह सरकार जाने से पहले कर रही है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का संदेश साफ है कि इस दौर में समूची नौकरशाही लग जाए काम पर, ठीक वैसे ही जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिल्ली से यह निर्देश दिया था और हर राज्य के हर जिले के कलेक्टर उस रथ को सफल बनाने में लग गए थे, जहां जहां बीजेपी की सफलता या कहें प्रधानमंत्री मोदी की सफलता के राग गाए जा रहे थे। लेकिन सवाल बिहार को लेकर इससे अलग है, क्योंकि बिहार में पहली बार जो बिसात बिछ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी को लग रहा है शायद वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी लग रहा है शायद यह उसके लिए आखिरी चाल है। और आखिरी चाल का मतलब यह होता है सब कुछ झोंकने का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को बिहार पहुंचेंगे, रैली को सफल होना चाहिए, इसकी कमान या इसकी जिम्मेदारी ललन सिंह पर है। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और इन सब के बीच
बिहार में जब नीतीश कुमार की पहचान सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों के आसरे हो चली है और बेटा पिता को जिताने का जिक्र कर रहा है, इसके अलावे कहीं नीतीश कुमार को लेकर कोई पहल हो नहीं पा रही है, तो बीजेपी को सिर्फ नीतीश के नाम और नीतीश के काम के आसरे अपनी राजनीति को साधना है। और जनता दल यूनाइटेड के भीतर के नेता ये तय कर रहे हैं कि भविष्य की राजनीति में वो कहां पर खड़े होंगे और अगर सत्ता में लौटते हैं तो फिर उनका कद कैसे बीजेपी बढ़ाएगी या बीजेपी के जरिए उनका कद कैसे आने वाले वक्त में बढ़ेगा। शायद इसीलिए बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के नेता और बीजेपी के नेताओं में कोई अंतर इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और जब यह नजर नहीं आ रहा है तो अगला सवाल जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के साथ खड़े चिराग पासवान का होगा। और इन सब के बीच जिक्र वीआईपी पार्टी को चलाने वाले मुकेश सहनी का भी जिक्र होगा। मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथी थे। लोकसभा चुनाव में वह वहां से निकलकर महागठबंधन के साथी हो गए। जिस वक्त वह एनडीए के साथी थे विधानसभा में, उस वक्त उनको जीत भी मिली थी और 11 जगहों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 4 एमएलए उनके जीते भी थे। उस दौर का आईना दिखाकर मौजूदा वक्त में क्या वो महागठबंधन से सौदेबाजी करते करते इतने आगे बढ़ गए या उनको अपनी ताकत इतनी बड़ी लगने लगी कि उन्होंने कह दिया कि अति पिछड़ा में से कोई डिप्टी सीएम होगा। और डिप्टी सीएम का जिक्र जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही अगला सवाल कांग्रेस और सीपीआई एमएल के भीतर से निकल कर आया कि अगर तेजस्वी यादव के हाथ में सब कुछ सौंप दिया जाए तो फिर मुकेश सहनी सरीखे लोगों पर रोक लगाएगा कौन। क्योंकि एक वक्त मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए दिखाई दिए तेजस्वी यादव और बिहार की राजनीति में वह एक बड़ा मुद्दा बन गया। राजनीतिक तौर पर नुकसान महागठबंधन को हुआ। यह कोई दूर की बात नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव का ही जिक्र हो रहा है। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव के अक्स तले चले जाएंगे और 2020 को याद करके 2025 को दोहराने की कोशिश करेंगे तो आप कह सकते हैं दिल्ली के तार बिहार तक पहुंच चुके हैं। बिहार में किस छत्रप को, किस राजनीतिक सिरे को पकड़ना है और चलना है, यह दिल्ली से तय हो रहा है। और इस बात को लेकर कांग्रेस और सीपीआईएमएल के भीतर भी यह धमामुश्ती है कि दरअसल इस लिहाज से कैसे तेजस्वी यादव किस बिसात को बिछाएंगे जिसमें वह ये मानकर चलें कि वाकई सत्ता में आना होगा या नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा सवाल चिराग पासवान की दिशा में जाता है। अगर वाकई ये लगने लग गया कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड नहीं जीत पा रही है तो क्या चिराग पासवान खामोशी बरतेंगे या इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला वक्फ कानूनों को लेकर देता है। क्योंकि एक झटके में अगर चिराग पासवान के वोट मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएं तो चिराग पासवान के लिए जीत किसी भी सीट पर मुश्किल हो जाएगी, 4 सीटों को छोड़कर, जहां पर वो अपने वोट बैंक के जरिए जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद बड़ा वैक्यूम है। तो वो भविष्य की राजनीति साधने के लिए क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति भतीजे को नहीं चचा को देखेगी। और चचा का मतलब पशुपति पारस है, जो इस दौर में महागठबंधन के साथ खड़े होने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। हमें लगता है 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में इस वक्त, जो दिल्ली बिसात बिछा रही है, जो पटना के भीतर सियासत खेली जा रही है और जो महागठबंधन के भीतर तेजस्वी यादव के सामने सवाल भी है और तेजस्वी यादव को लेकर सवाल भी है। उसमें छोटे छोटे राजनीतिक दलों को लेकर क्या तेजस्वी यादव ये मानकर चल रहे हैं कि हर दल की उपयोगिता है, वह 1% वोट भी क्यों ना लेकर आए। क्योंकि वीआईपी को जो वोट मिला था विधानसभा में वह 1.5% वोट मिला था, 1.52% वोट मिला था। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में वोट का परसेंटेज 2.71 था। 3 सीटें उस वक्त आरजेडी ने अपने हिस्से की दी थी
और तेजस्वी यादव ने बकायदा मुकेश सहनी को अपने बगल में बैठाया था और कहा था कि 3 सीट हम दे रहे हैं, और तीनों सीटों का जिक्र उन्होंने किया भी था। गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी, किसी पर भी जीत नहीं पाए मुकेश सहनी की पार्टी। हमें लगता है एक बार याद कीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ कहां पर खड़ा है इसके बाद आप समझ जाएंगे। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है। ये तस्वीर, ये बातें बरस भर पुरानी है, जब एनडीए छोड़कर मुकेश सहनी यानी वीआईपी के नेता महागठबंधन में शामिल हुए थे। आज जिक्र करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति में पहली बार तमाम छोटे राजनीतिक दलों ने यह मान लिया है कि अगर इस बार वो अपनी राजनीति से चूक गए तो भविष्य में उनकी अपनी राजनीति के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और अगर राजनीति करनी है तो 2 नाव पर पैर रखने ही पड़ेंगे, यानी 2 किश्तियों पर सवार होकर राजनीति साधनी ही होगी। यानी जिस तरफ जाएं या उसी तरफ जाएं जहां सत्ता मिलनी तय हो। और सत्ता मिलनी तय का मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आपको एनडीए से प्रेम छोटे राजनीतिक दलों के भीतर की आवाज सुनाई देगी। तेजस्वी यादव को नेता मानना छोटे राजनीतिक दलों से सुनाई देगी, यानी दोनों तरफ के स्वर आपको अलग अलग तरीके से सुनाई देने वाले हैं। और यह बिसात पटना से बिछ रही है या यह बिसात दिल्ली से बिछ रही है, लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का वो ऑरा जो इस वक्त पटना या बिहार के अलग अलग हिस्सों में पोस्टरों में चस्पा है। और हर हफ्ते बेटे निशांत बाहर निकलते हैं और जिक्र इस बात का खुले तौर पर करते हैं कि पिताजी को मुख्यमंत्री बनाइए, पिताजी ने विकास का बहुत काम किया है और जनता को ही तय करना है तो जनता ही तय करेगी। और उसे याद रखना चाहिए 2005 से पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति। निशांत, कई मौकों पर हमने कहा है, वो राजनीति में है नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिन बातों को जिस तर्ज पर रख रहे हैं वो बिहार के भीतर की उस राजनीतिक शून्यता को उभार देता है, जहां पर अगर जातीय समीकरण के आश्रय वोटों के निर्माण का जिक्र होगा, यानी वोट पड़ेंगे इस चुनाव में, तो वहां पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी के सामने कि एक तरफ यादव और मुस्लिम वोट और उसके बाद अति पिछड़ा वोट कहां जाएगा, ओबीसी का वोट कितने हिस्सों में बटेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस का चेहरा इस वक्त कन्हैया कुमार है। प्रशांत किशोर केजरीवाल की तर्ज पर बिहार में राजनीति साधने निकले हैं, लेकिन दिल्ली में जाति मायने नहीं रखती है, बिहार में रहती है। तो कन्हैया कुमार जिस जाति के हैं उसी जाति के प्रशांत किशोर भी हैं, यानी जाति के हिसाब से वोटों का पड़ना प्रशांत किशोर के वोट को क्या कांग्रेस के कन्हैया कुमार के जरिए कम करता है, और तेजस्वी इसे बाखूबी भांप चुके हैं, इसीलिए वो खामोशी बरतते हैं। कन्हैया कुमार की लड़ाई तो प्रशांत किशोर की जाति को लेकर है और जाति में चीजें उलझेंगी, इसीलिए वह मुकेश सहनी की बात पर काटते नहीं हैं कि अति पिछड़ा का जिक्र तो होना चाहिए, क्योंकि इस दौर में अति पिछड़े के वोट जो बड़े मायने रखते हैं वो अगर तकरीबन 4% भी अगर साथ में जुड़ जाएं आरजेडी के, तो आरजेडी को सत्ता मिलना तय है। लेकिन हमें लगता है एक क्षण के लिए पोस्टर, वह भी नीतीश कुमार का, और बात
बेटे की, वह भी पिता नीतीश कुमार को लेकर जरूर सुननी चाहिए। सारी जनता को अपील करता हूँ बिहार की कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोग एनडीए की सरकार बनाएं और अच्छे बहुमत से लाएं एनडीए को। पिताजी सीएम रहें, फिर से विकास का काम जारी रखें पिताजी। ठीक है, हम सब एकदम 100% स्वस्थ हैं पापा, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, सक्षम हैं। देखिए पिताजी ने जो किया है 20 साल में, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया हर सेक्टर में, शिक्षा, स्वास्थ्य या कोई भी सेक्टर ले लीजिए, तो वो जाके जनता को क्लियर कट बताएं कि हाँ पहले क्या था, 2005 में बिहार क्या थी, क्या स्थिति थी उसकी, और अब क्या है, तो वो जाके जनता तक पहुंचाएं। आप कह सकते हैं शायद ये पहला चुनाव होगा जिसमें जनता दल यूनाइटेड की पहचान जो नीतीश कुमार के सहारे चलती है, वही नीतीश कुमार इस चुनाव प्रचार में उस रूप में नजर नहीं आ रहे हैं जिस रूप में 2005, 2010, 2015 या हर मौके पर नजर आए। और शायद पहला चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार के बेटे पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। यह पहला चुनाव है जिसमें जनता दल यूनाइटेड के नेता बीजेपी के लिए बिसात बिछा रहे हैं। यह पहला मौका है जब बीजेपी अपने नेताओं के आसरे नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेताओं की पीठ पर सवार होकर बिहार में जीत हासिल करना चाहती है। और यह पहला मौका होगा जब बीजेपी के नए अध्यक्ष को बनाने की तारीख करीब आ चुकी है और नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार के चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना होगा। ऐसी स्थिति पहले बिहार के चुनाव में कभी नहीं थी और द्विआयाम पार्टी के तौर पर, यानी द्वयाम या कहें एक दूसरे तौर पर, छोटे राजनीतिक दल के तौर पर अपने बूते नहीं, बीजेपी हमेशा किसी की छांव में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरती रही। तो क्या इस चुनाव को लेकर पहली बार महागठबंधन के नेता तेजस्वी के सामने इतनी बड़ी चुनौती है जहां उन्हें तय करना है कि दिल्ली के निर्देश पर उनके अपने सहयोगियों में से कौन दिल्ली के इशारे पर उनके साथ खड़ा है या वो ऐसा बयान दे रहा है जिससे उनके अपने वोट ना चिटक जाएं। क्योंकि कांग्रेस का अपना कैडर, कांग्रेस का अपना चेहरा बिहार में नहीं है और यह सबको पता है कि तेजस्वी के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी भी जानते हैं अगर कांग्रेस ये कहकर अपने पांव पीछे खींच रही है कि चलिए आप ही लड़िए, आप ही सब कुछ तय कीजिए, कोऑर्डिनेटर भी आप, चेहरा भी आप, और आप ही तय कीजिए और ज्यादा सीटों पर आप ही चुनाव लड़िए, यानी एक मैसेज कि एनडीए का मुकाबला तेजस्वी के साथ है, तो तेजस्वी के लिए यह चुनाव शायद किसी भी राजनीतिक चुनौती या संघर्ष से कहीं बड़ा होगा। उस दिशा में धीरे धीरे कांग्रेस की रणनीति, एनडीए की अपनी समूची राजनीति, बीजेपी के भीतर की चुनौती और जनता दल यूनाइटेड का संकट बिहार को उस पोजीशन में लाकर खड़ा कर रहा है जहां पर दो ही लोगों को बड़े फैसले लेने हैं और वो फैसले उसकी जीत हार को तय करेंगे। एक फैसला दिल्ली में बैठे अमित शाह का है, दूसरा फैसला पटना में बैठे तेजस्वी यादव का है। बाकी कोई पार्टी, कोई राजनीति, कोई बयान कुछ भी मायने नहीं रखता है। और इस बिसात में पहली बार दिल्ली हर छत्रप को दिखला रही है, बता रही है कि आप तेजस्वी के साथ खड़े हो जाइए। और तेजस्वी अभी तक ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी उनके करीब आ रहा है वो दरअसल उनके औरे या उनकी जीत को लेकर आ रहा है। शायद इस राजनीति का असल मूल मंत्र या असल ट्रिगर यहीं पर छिपा है। इसको कौन कितनी बारीकी से पकड़ पाएगा, इंतजार शायद इसी का करना है। और शायद यही राजनीति की शुरुआत 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की मधुबनी की रैली और बीजेपी के नए अध्यक्ष के आते ही पहला बिहार के दौरे से तय हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।